हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंसी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे सीएसआई नेट के लिए भी और हमारे एग्जाम के लिए भी और हमारे आगे आने वाले सभी टॉपिक के लिए। ये हमारा बेसिक टॉपिक बोल सकते हो आप, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन देखो नाम से तो पता चला एनालिटिक फंक्शन, लेकिन काम भी हम आपको समझाएंगे। जैसे एनालिटिक फंक्शन को एक्सप्लेन करने से मतलब कि हमारा एक डेफिनेशन निकलता है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो एनालिटिक फंक्शन एक्चुअली में होता है क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी है कि जेड के सभी पॉइंट के अगर आप बात करें कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर उस सभी पॉइंट पर वो क्या है हमारा डिफरेंशिएबल है तो हम बोलते हैं वो एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एनालिटिक फंक्शन समझने के लिए मुझे क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए। अब डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें आती है तो अब भी आगे और कहानी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आगे कहानी और समझना है तो इसको और थोड़ा ब्रीफ करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या आना चाहिए, लिमिट आनी चाहिए। बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट एग्जिस्ट करानी पड़ती है, तो हमें लिमिट को एग्जिस्ट करना आना चाहिए। यानी लिमिट एंड कंटिन्यूटी बेसिक बन गया, ठीक है। लिमिट आने के लिए मुझे क्या चाहिए, कर्व चाहिए। यानी कि अब मुझे कर्व सीखना है। यानी कि अगर अपने मेन टॉपिक पे फोकस रखना है तो पहले मुझे क्या सीखना पड़ेगा, पहले मुझे कर्व सीखना पड़ेगा, ठीक है। कर्व को सीखते हैं अगर हम कर्व्स के बारे में अच्छा नॉलेज देख रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आने वाली सभी डिफिकल्टी का हम सामना कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम छोटी ये जो बातें बताएंगे ना ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन बेसिक है, हमें आना चाहिए। लैंग्वेज सामने आता है तो हम उसको एज ए लैंग्वेज ही ट्रीट करते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हमारा कंसेप्चुअल, हमने पहले बोला था हम कंसेप्चुअल अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को चलाने वाले हैं और एक एग्जाम के पैटर्न पर नहीं इसको कंसेप्चुअल पढ़ेंगे अपने सीएसआई नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब एक हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग ना पढ़कर अब इसको सीएसआई नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ने के रूटीन और पढ़ने के तरीके को हमें बदलना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो यहां पर हम समझना चाहते हैं एनालिटिक फंक्शन को, इसको एनालिटिक फंक्शन को, एनालिटिक फंक्शन। तो मुझे एनालिटिक फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन को पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले बोल दिया है कि आपको कर्व्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज हम डिपेंड करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शन डिपेंड करता है डिफरेंशिएबिलिटी पर, और डिफरेंशिएबिलिटी मेरा क्या होता है वो लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ता है। उसमें लिमिट एग्जिस्ट जब करते हैं हम लोग, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट एग्जिस्ट करते हैं और लिमिट एग्जिस्ट अगर मुझे नहीं आता है तो फिर दिक्कत। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी पहले डिस्कस करते हैं, उससे पहले आता है कर्व्स। कि कर्व्स के बारे में हम जानकारी रखेंगे। लिमिट एग्जिस्ट करने में लॉन्ग टू एक्स से लॉन्ग टू वाई से लॉन्ग टू कर्व, जब लॉन्ग टू कर्व आता है तो कर्व को तो पहले पता होना चाहिए ना कि कर्व क्या होता है एक्चुअली में ना। तो हमने कर्व को पहले डिफाइन करना है, ठीक है, विधिवत से। कर्व्स के बारे में जानकारी रख लेते हैं हम लोग, है ना। एक्चुअली में कर्व्स होते हैं क्या मेरे, ठीक है। तो कर्व्स को हमने डिवाइड कर लिया है, यहाँ पे 3 फॉर्म में तोड़ रहे हैं, उसको एक साथ मर्ज करके जैसे जैसे रखेगा, मतलब अपनी जो लैंग्वेज है ना उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने पहले क्लोज्ड की बात किया, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, फिर मैंने बोला सिंपल कर्व क्या होता है भैया, फिर मैंने बोला कि भैया स्मूथ कर्व क्या होता है। बहुत सारी बातें आ गई। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, स्मूथ कर्व क्या होता है, एक एक बार क्लियर करते हैं। तो कर्व्स क्या होता है, एक कोई मेरा कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है मेरे पास, कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड फंक्शन। पहली बात तो इसको समझे हमने लिखा गया कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। सिंगल वैल्यूड होता है, मल्टीपल वैल्यूड होता है। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले सिंगल वैल्यूड पे डिस्कस करेंगे, मल्टीपल वैल्यूड अलग बातें होती है, ठीक ना। अभी हम जो अपनी थ्योरी पढ़ाएंगे वो सिंगल वैल्यूड की बात करेंगे। मतलब ऐसा फंक्शन जो जेड के यानी सभी जेड के लिए वो सिंगल सिंगल वैल्यू रखता है, ठीक है, सिंगल रखता है। और वन मोर देन अगर बात करते हैं, वन मोर देन अगर वैल्यू होती है तो उसको मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। तो अलग बातें होगी, फंक्शन की टाइप में हम चले गए, है ना। अभी हमें फंक्शन में रहना, हमें ऐसी बातें करनी। तो कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं जेड टी, क्या बोलते हैं, जेड टी, जो कि क्या होता है मेरा एक्स टी और प्लस आयोटा वाई टी, ये होता है। अगर ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो सिंपल सी बात है कि ये जेड टी और एक्स टी और जो वाई टी है ना मेरे, वो कैसे होने चाहिए, वो मेरे क्या होने चाहिए, वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए मेरे। कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टी। तो एक्स और वाई जो दोनों हैं वो मेरे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे ऑफ टी के। देखो कंटिन्यूअस जो वर्ड आ रहा है ना, अभी मैं कंटिन्यूअस भी प्रूव करना सिखाऊंगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी प्रूव करना सिखाऊंगा, ठीक है, और मैं आपको लिमिट भी चीज करना सिखाऊंगा। लेकिन अभी कर्व की बात कर रहा हूं तो अभी थोड़ा कंटिन्यूअस को ऐसे एज ए लैंग्वेज के थ्रू देखें। वैसे कंटिन्यूअस आपको पता है, कंटिन्यूअसली कोई पर वैसे जा रही सब कंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस को भी एज ए कर्व के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को एज ए कर्व के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन डिफरेंशियल कैसे होता है ना। और उसको फिर अभी हम
बाद में अभी एज ए कर्व सीखो, उसके बाद में हम फिर अपना प्रूविंग भी सिखा देंगे, कैसे प्रूव करते हैं, कैसे यूज कराते हैं, लिमिट वगैरह, वो तो बेसिक हो गया ना। तो फिलहाल के लिए भी हम कर्व को सीखना चाहते हैं तो उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग बनाते हैं वही मेरा कर्व होता है। वो कैसे कर्व होता है भाई, एक्स टी और वाई टी को भाई हम लोग जो बनाते हैं, इसका जो पाथ क्रिएट करते हैं वही क्या बनता है, वो कर्व बन जाता है, ये हमने देखा। तो पाथ को कैसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, जैसे कि मैंने देखा कि क्लोज करवाया, ठीक है। तो हमने देखा कि मेरा कोई फंक्शन दिया जाएगा जेड टी इक्वल टू एक्स टी एओटा वाई टी, ऐसा कोई फंक्शन दिया गया, मान लिया ऐसा कोई दिया गया। तो ये इसका टी हमारा क्या है, टी वैल्यू पर ये डिपेंड कर रहा है, तो मतलब टी की कोई रेंज हम ले रहे हैं, ठीक है, कोई डोमेन ले रहे हैं। हम टी का एक डोमेन ले लेते हैं, एक इस पे अल्फा और बीटा के बीटवीन में अल्फा और बीटा ऐसा होगा, मतलब ऐसा इसका एक डोमेन ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने इसका एक डोमेन ले लिया कि टी मेरी वैल्यू जो होगी यहाँ पर होगी, कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका रेंज यानी कि जो हमारा रेंज मिला है, इस रेंज से मैं इसको अगर अपना फिगर कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो क्या बनता है, तो यहाँ पे दो पॉइंट भी निकलते हैं टी के अकॉर्डिंग। एक तो कौन सा पॉइंट, जब मैंने टी की वैल्यू अल्फा रखी, ठीक है, मैंने टी क्या रखा, टी की वैल्यू जब अल्फा रखी तो जेड अल्फा निकला मेरे पास, वो भी एक कोई पॉइंट देगा, ठीक है। और जब मैंने टी की वैल्यू बीटा रखी तो भी मेरा कोई पॉइंट देगा। और टी की बहुत सारी वैल्यू हैं जो इनकी मतलब बीच में है, किसके बीच में, अल्फा लेस देन बीटा होगा, अल्सो होगा, तो आप देख ही रहे हैं। तो टी की बहुत सारी ऐसी वैल्यू हैं जो इनकी बीच में है, इनफाइनाइट वैल्यू है, तो उन पर ये जेड के कुछ ना कुछ पॉइंट देंगे तो उनके पाथ को क्रिएट करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट को, तो इसका एक नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, इसका नाम देते हैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट का क्या नाम है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या नाम होता है, फाइनल यानी टर्मिनल पॉइंट बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट बोल सकते हो। तो ये मेरा हो गया फाइनल पॉइंट, या फिर इसको नाम देते हैं हम लोग टर्मिनल पॉइंट। आई थिंक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बात को पकड़ में आ रही होगी ना कुछ। तो हमने क्या देखा कि जेड अल्फा हमारा जेड बीटा क्या है, ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये मेरा क्या होता है, फाइनल या टर्मिनल पॉइंट होता है, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट से डिस्कस करना है मेरा, ठीक है। इन्हीं से क्लोज हम डिस्कस कर देंगे, इन्हीं से हम सिंपल डिस्कस कर देंगे, इसी से हम स्मूथ डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और फिगर भी आपको बनाते चलेंगे प्लेन में कैसा होता है। तो हम एक पहले फिगर बना लेते हैं। हमने कहा एक मेरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, मैं जेड अल्फा मेरा हुआ इनिशियल पॉइंट है ये, और ये गया आपका ये, और फिर सी में आ गया। तो फाइनल पॉइंट भी मेरा यही है, इनिशियल पॉइंट भी मेरा यही है। तो अगर आप देखें तो फाइनल पॉइंट मेरा क्या है, जेड अल्फा, सॉरी जेड बीटा, और इनिशियल पॉइंट भी मेरा क्या है, जेड अल्फा, ऐसे। यानी फाइनल पॉइंट भी मेरा यही है, इनिशियल पॉइंट भी मेरा यही है। अगर फाइनल और इनिशियल दोनों, तो ध्यान से देखो ये पूरा क्लोज हो जाता है, हो जाता है क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन भी एक होता है, ओपन ले लो, ओपन। भाई क्लोज कैसे हुआ समझना, जैसे मैंने एक फिगर ये बनाया, अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ओनली फिगर बना रहा हूँ, आप समझे इस बात को अच्छे से। मैंने मान लो ये रखा, ये मान लो ये शुरुआत, ये मान लो यहाँ से किया मैंने, जेड अल्फा इसको मान लो, और एंड तो मैंने इससे किया, मान लो जेड बीटा इसको मान लो। क्या ये मेरा क्लोज है, क्या मेरा ये क्लोज है, तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये मेरा इधर से ओपन है ना, तो ये ओपन फिगर में चला जाता है। तो ये ओपन कर हुआ, ये कैसा हुआ, क्लोज कर हुआ। इससे कैसे क्लोज हुआ, इसका इसलिए क्लोज हुआ क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट था उसी पे मेरा जाके क्लोज पॉइंट यानी कि जो सॉरी टर्मिनल पॉइंट होता है वो जाके फिट हो गया, है ना। इनिशियल पॉइंट मतलब मैंने रस्सी यहाँ से स्टार्ट किया और जो घुमा के लेकर आया और रस्सी फिर सी पे आके चिपक गई, तो मैंने बोला भैया जी यहाँ पे इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों ही क्या है, सेम है। अगर दोनों ही क्या है, सेम है, मतलब एक ही पॉइंट पर है, तो मैं कहूंगा वो क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज हो गया। बात पकड़ में आई। तो मतलब ये वाला फिगर किसके लिए है, तो ये फिगर मेरा हो गया भैया क्लोज के लिए। और इधर की बात करते हैं जरा। इधर मेरे पास जब ये पॉइंट, ये टर्मिनल, एक टर्मिनल पॉइंट हमने लिया, एक मैंने इनिशियल पॉइंट लिया, ठीक है। दोनों ही सेम नहीं है, एक जगह पे नहीं आए, मतलब दूर दूर हैं। दूर दूर है मतलब क्या हुआ कि ना भैया वो क्लोज नहीं है, वो क्या है मेरा, वो मेरा क्या है, वो मेरा ओपन है। तो मेरा क्या हो गया, ओपन। यहाँ पे जेड अल्फा डज नॉट इक्वल टू जेड बीटा है, तो इस केस में वो क्या हुआ, वो मेरा ओपन हो गया, और इस केस में मेरा क्या हुआ, वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो आई थिंक क्लोज और ओपन समझ में आया होगा। अगर टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं, कंसाइड हो जाते हैं।
अगर टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं, कंसाइड हो जाते हैं, तो मैं बोलूंगा क्या हो गया, वो मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, और क्लोज नहीं तो पक्का ओपन तो हो गई होगा। फिगर को पहले मैंने क्लोज और ओपन में डिवाइड कर लिया। अब हम सिंपल और स्मूथ देख लेते हैं, सिंपल और स्मूथ फिर डिस्कस करते हैं, सिंपल और स्मूथ की बातें करते हैं। ठीक है, रख किया जाए, क्लोज और इनिशियल पॉइंट तो क्लियर हो ही गए होंगे, कोई दिक्कत है नहीं मेरी, है ना। क्लोज ओपन भी क्लियर हो गया, चलो भैया क्लोज ओपन तो क्लियर हो गया। अब सिंपल और स्मूथ में कहानी थोड़ी अच्छी से चलती है। देखो ये सारी बातें एक फंक्शन के थ्रू हो रही हैं, किसके थ्रू हो रही है, फंक्शन के थ्रू हो रही है। तो जब फंक्शन, जैसे ही फंक्शन लगता है ना, आपके माइंड में बहुत सारी बातें आनी चाहिए। आपको फंक्शन में बहुत सारे काम सीखे होंगे, क्लास 11th में 12th में भी बहुत काम सीखे होंगे, बीएससी में बहुत काम सीखे होंगे। क्या, जैसे फंक्शन में 1 1 प्रूव करना, ठीक है, फंक्शन में ऑन टू प्रूव करना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। ऑन टू प्रूव करना, मैनी वन, ठीक है, मैनी वन हो गया, और इनटू, ठीक है, ये सब मुझे आने चाहिए। कहने मतलब ये 4 एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं फंक्शन के जो मुझे हर जगह यूज करना पड़ता है। इन्वर्टिबल कोई फंक्शन कब होता है ये मुझे आना चाहिए, मतलब ये छोटी छोटी बातें मुझे आनी चाहिए यार। ठीक है, ये बेसिक हो गया, है ना। अब नेट के क्वेश्चन में भी इनका यूज करके क्वेश्चन को ऐसा घुमाते हैं यार, तो मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से घुमा देते हैं। अगर ये हमें आते हो, अच्छे से आते हो, तो क्वेश्चन में दम ही नहीं बचता है। फिर जो चैप्टर पढ़ ले इनको लगा देते हैं, वो फंक्शन लगा तो ये सारी बातें लग सकती है। देखो सीधे मैं बता रहा हूँ, तो ये तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, तो इनको सीखते हैं मन लगा के, थोड़ा इनका अप्लाई करते हैं। सिंपल देखो लगा है, फंक्शन के थ्रू मैं पढ़ रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे एक कहानी है, को सिंपल क्या होता है पहले वो समझाते हैं। तो ठीक है, ये बोलता है कि अगर कोई पॉइंट इक्वल नहीं उठाते हैं, कोई कर्व लिया उसको कोई पॉइंट उठा लो, वो इक्वल ना हो, वो इक्वल ना हो, तो सिंपल सी बात है कि उसके जो टर्मिनल फाइनल पॉइंट है, यानी कि T1, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू ZT2, या बोल सकते हो कि T1 अगर मैंने लिया अल्फा और T2 मैंने अगर लिया बीटा, तो भी बोल सकते हो कि मेरा क्या हो सकता है कि Z अल्फा डज नॉट इक्वल टू Z बीटा। अगर वो पॉइंट इक्वल नहीं है तो, अगर वो पॉइंट एक नहीं है तो इनके इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो पॉइंट एक है तो मतलब उनके इमेजेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने मतलब ये दिक्कत है, तो एग्जांपल देकर समझते हैं। तो क्या मैं बात कर सकता हूँ कि सिंपल क्लोज कौन, सिंपल और भाई ओपन क्लोज की बात छोड़ो, अब सिंपल और स्मूथ की बात पकड़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बात कर सकता हूँ कि मेरा स्मूथ है या सिंपल है। ये मेरा क्या है भाई, ये हमने बना दिया प्लेन में कोई ऐसा फिगर, चलो इसको फिगर बनाते हैं, प्लेन में बना लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया, चलो प्लेन बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, और ये सॉरी ये गलत बना दिया था मैंने, ये गया आपका फिगर। उसकी कहानी भी समझाऊंगा, जो भी बनाया था उसकी भी कहानी मैं समझाऊंगा, थोड़ा पहले इसकी कहानी समझ लो। ये पॉइंट आपका Z अल्फा और ये पॉइंट आपका Z बीटा। मैंने आपसे पूछा क्या ये सिंपल हुआ, तो आप क्या बताएंगे, यस या नो। पॉइंट अलग अलग होने पर इमेजेस भी अलग अलग हो रहे हैं, मतलब ये सिंपल केस में गया। ठीक है, पॉइंट अलग अलग होने पर इनके इमेजेस भी अलग अलग हो रहे हैं, मतलब सिंपल पॉइंट पे गया। ठीक है, ये फिगर हमने बना लिया ऐसे। अब देखो पॉइंट सेम होने पर इनके इमेजेस भी क्या हो गए हैं, ठीक है, पॉइंट सेम हो गया, इमेजेस अलग अलग हो सकते हैं, पॉइंट सेम हो गया। दिक्कत ये है कि इस पॉइंट पर ये फेल हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको थोड़ा लिंक के तौर पे दे दूं। एक कंसेप्ट ये हो गया कि 1 1 होना चाहिए। 1 1 की केस होता है कि सिंपल में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और दूसरी बात है कर्व एक दूसरे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो कर्व होगा मेरा वो इंटरसेक्ट इटसेल्फ, यानी कि डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, मतलब दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या, कि कर्व अपने आप को कभी नहीं काटेगा। यहाँ पे काट दिया, मतलब इस पॉइंट पे ये केस मेरा फेल होता है। मतलब ये है कि ये मेरा सिंपल तो नहीं हुआ, ये मेरा क्या हुआ, सिंपल तो नहीं हुआ। सिंपल नहीं हुआ तो मतलब सिंपल की कहानी फेल होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया एक दूसरे को ना, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, स्मूथ की कहानी क्या होती है, चलो भैया धीरे धीरे बातों को ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बस नॉर्मली सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से इसको सीखे, ज़्यादा डिफिकल्ट ना बनाए, मतलब कि ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें देखने की जरूरत नहीं। बस ये इतना समझे कि जब कहें लैंग्वेज बोल देना कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो समझना सिंपल भी की केसेस फॉलो कर रहा होगा, वो क्लोज की भी केसेस फॉलो कर रहा होगा, उस ठीक को कैसे कंप्लीट करना, तो आप समझ सकते हैं। मेरी बात ये
मेरा कथन बस इतना है कि जब लैंग्वेज आपको बोल रहे सिंपल क्लोज कर्व या फिर क्लोज कर्व है या सिंपल कर्व है तो समझ जाओ स्मूथली जा रहा है कोई कर्व, तो स्मूथली जा रहा होगा तो मतलब कैसे जा रहा होगा, ये सारी माइंड में तभी आप क्रिएटिविटी कर पाएंगे जब आपको इनकी बेसिक पे होंगी पता होंगे ना, इसलिए बता रहे हैं। बाकी इसका कोई मैटर नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बस नॉलेज को ठोस बनाने के लिए हमें बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो मैंने क्या सीखा, सिंपल के लिए मेरे केस फॉलो होनी चाहिए 1 1 लिखा है ना कि वो केस याद रखो, 1 1 याद रखो, 1 1 बहुत सिंपल कर देता है बात को। और साथ ही साथ वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ भी लिख लेना, तो लिखने की जरूरत है, समझ में आएगी, बातें खत्म, ठीक है। नोट्स अपने क्रिएट करते जाना, मुझे दिक्कत नहीं है। स्मूथ समझ लेते हैं, स्मूथ की पहली कंडीशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है भैया, समझ में आ गया, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओके। फिर दूसरी बात होगी डेरिवेटिव भी होना चाहिए, वो डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तीसरी बात 1 1 होना चाहिए। भाई इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, कर्व कैसे बनाना मैं उसकी बात बता रहा हूं, तो मैं आपको डायरेक्टली करना सिखा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। ये कर्व गया, एक ऐसे गया, एक स्मूथ होता है, एक पीस वाइज स्मूथ होता है, तो चाहो तो इसको भी सीख लो, पीस वाइज स्मूथ, ठीक है। एक स्मूथ होता है, एक पीस वाइज स्मूथ होता है ना, तो मैं स्मूथ पहले सिखा रहा हूँ, फिर पीस वाइज स्मूथ भी सिखा दूंगा। मैं आपको 2 कर्व बनाता हूँ, एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ये हो गया, ठीक है, और एक कर्व ये हो गया, ऐसे देख लेते हैं भाई, चलो इतना रखो, ऐसे 2 कर्व ने सिंपल बना लिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं कौन से स्मूथ है कौन से स्मूथ नहीं है। क्या ये स्मूथ है तो जाते हैं हम, यहाँ तक तो कहानी सही चल रही है, यहाँ तो कंटिन्यूअस भी चल रहा है, कंटिन्यूअस बाई जा ही रहे हैं हम लोग, है ना, और डेरिवेटिव भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाँ कंटिन्यूअस तो है लेकिन डेरिवेटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेंडमली भाई पहले तो आप अप जा रहे थे और अचानक ही डाउन हो गया, तो यहाँ पर कहानी आपकी गड़बड़ हो जाती। वो चीज बोलता है कि भाई जो भी करेंगे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसमें आप डायरेक्टली ग्राफ को नहीं गिरा सकते, धीरे धीरे जो काम करना है धीरे धीरे करें भाई, आराम से जल्दी किस बात की है ना। तो मतलब यहाँ पे जाके आपका डेरिवेटिव वाला केस फेल हो जाता है, और फिर यहाँ से जाके फिर फॉलो करने लगता है वो चीज। तो एक जगह इसने फॉलो किया, यहाँ पे तो फेल हुआ, लेकिन सब जगह फॉलो कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे तो आपका फेल हो रहा है, क्या डेरिवेटिव फेल हो रहा है, ठीक है ना। 1 1 तो है भैया, अलग अलग पॉइंट है इसके, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 तो हो रहा है, लेकिन डेरिवेटिव मेरा फेल हो रहा है, तो मतलब ये स्मूथ तो पक्का नहीं होगा, ठीक है। अच्छा पीस वाइज स्मूथ की बात कर लें, इसको हम यहाँ से पीस कर देते हैं, यानी टुकड़े कर देते हैं, तो इधर भी ये स्मूथ हुआ, इधर भी मेरा स्मूथ हुआ, तो ये बोलते हैं पीस वाइज स्मूथ। क्या बोलते हैं, पीस वाइज स्मूथ बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे पीस वाइज स्मूथ। अब यहाँ पे कहानी करते हैं भाई, यहाँ पे देखोगे तो इधर भी डेरिवेबल है, ये भी इधर भी डेरिवेबल है, क्योंकि कहीं भी देखो ग्राफ में देखो ध्यान से, तो कोई चीज डायरेक्टली नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है भाई, ये चीज ग्राफ डायरेक्टली नीचे नहीं आ रहा है, पहले इधर से प्लेन हुआ, फिर उसके बाद धीरे 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 करके नीचे आया, इकट्ठा नहीं हुआ ना। फिर देखो इधर भी प्लेन हुआ, फिर धीरे 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 ऊपर हुआ, तो ये चीज क्या हो रहा है, ये डेरिवेबल भी है, कंटिन्यूअस भी चल रहा है, 1 1 भी है, बिकॉज 1 1 भी है, डेरिवेबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये आपका क्या होगा, ये मेरा स्मूथ कर्व होगा, इस तरह स्मूथ कर्व होगा, ये नॉट स्मूथ, ठीक है, पीस वाइज स्मूथ होगा, ठीक है ना, स्मूथ क्लोज ओपन। आई थिंक क्लियर हो रहा है, पकड़ में आई बातें, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके थ्योरी को मजबूत बनाती हैं, कंसेप्ट को क्लियर करती हैं, ठीक है, छोटी है लेकिन बड़ी खोटी है ना, आगे पूरी थ्योरी कॉम्प्लेक्स में बहुत यूज करने वाले हैं हम इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो सिंपल सा हमने सीखा कि कर्व्स क्या होते हैं मेरे, वो मैंने सीख लिए। हम कुछ नॉर्मल सी डेफिनेशन अब बताने वाले हैं, बिकॉज नेम है हमारे सामने, और नेम के अकॉर्डिंग हमारे नेम आ जाते हैं, जॉर्डन सिंपल कर्व ऐसे कुछ नेम्स होते हैं, उनको नेम्स में पहला नेम आ जाता है मेरे सामने, जो कि मेरे लिए अननोन है, अभी भी अननोन है, लेकिन अब नोन होने वाला है, जॉर्डन कर्व। अननोन क्यों है, बिकॉज आपने इसको सीखा है इस नाम से, सिंपल कर्व के नाम से सीखा, तो इसी को तुम बोलते हैं जॉर्डन कर्व। तो जॉर्डन कर्व सिंपल कर्व यानी कि 1 1 का केस जो फॉलो करे, है ना, जो मेरा क्या हो 1 1 हो जाए, वही मेरा क्या होता है सिंपल और जॉर्डन कर्व होता है। यानी पॉइंट सेम है तो उसकी इमेजेस भी सेम हो, पॉइंट डिफरेंट है तो उसकी इमेजेस भी क्या हो डिफरेंट हो, यही तो मेरा 1 1 होता है ना। तो जॉर्डन, अब देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड
ठीक है, सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व। तो इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व को क्या बोलते हैं, सिंपल भी हो क्लोज भी हो, और उस कर्व को नाम तो जॉर्डन सिंपल क्लोज कर्व क्या बोलते हैं कि सिंपल भी हो क्लोज भी हो, और ऐसे कर्व का नाम बता दो। तो जिसमें सिंपल की भी केस फॉलो होते हैं और क्लोज की भी से फॉलो होते हैं, तो उसकी सिचुएशन में बस एक ही भाई होता है वन वन के केस। कौन सा वन वन के केस होता है, वन वन के दो केस होते हैं ना, कि डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट इमेजेस, सेम पॉइंट के लिए सेम इमेजेस। डिफरेंट वाला तो भाई, डिफरेंट वाला तो अलग कर दो क्योंकि वो क्लोज के केस में नहीं आता, तो डिफरेंट वाला तो अलग हो गया सिंपल से। बचा एक ही केस जो सिंपल हो सकता है और क्लोज होता है, वो क्या हो सकता है कि सेम पॉइंट के लिए सेम इमेजेस, सेम पॉइंट के लिए सेम इमेजेस। क्लियर हो गया। यानी कि आप भाई आपके पास जैसे मान लो ये फंक्शन है आयोटा वाई, मान लो कोई फंक्शन है। अब ये मेरा सिंपल और क्लोज्ड करो कब होगा, सिंपल और क्लोज्ड करो ये कब होगा, यानी जॉर्डन सिंपल क्लोज करो बोले या सिंपल क्लोज करो बोले, जैसा कि आपकी बुक में दे समझ जाना, ठीक है, क्योंकि जॉर्डन करो का मतलब सिंपल ही होता है, ठीक ना। जॉर्डन सिंपल जॉर्डन क्लोज करो बोले या फिर सिंपल क्लोज करो बोले, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी कुछ बोले है ना, मुझे नहीं पता कि क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी बोले वहां से आप लैंग्वेज अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक बात सीखा भी कि भाई टी तो एक टी की एक रेंज होगी, क्या होगी टी की रेंज, आई नो दैट बिनो क्या होता है भाई, अल्फा लेस आर इक्वल टू टी, यहाँ पे है और लेस आर इक्वल टू बीटा। हम लोग ये बात जानते हैं, सीख ही चुके हैं, और यहाँ पे आपको पता है कि अल्फा लेस देन बीटा होता है, सिंपल सा ना, अल्फा लेस देन बीटा होता है। सारी बातें कहानी जो सीख चुके उसी को अपनाते हैं हम लोग। तो आपने क्या सीखा कि सेम डिफरेंट, यानी टी1 ले लो, टी1 डिफरेंट के लिए तो डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंट यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे इक्वल लगाना है। तो आपके सामने क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा अगर हो जाए तो वहां पर वो सिंपल भी होगा और वो क्या होगा, क्लोज भी होगा, ठीक है ना भैया जी। मैंने पहले बोला कि वन वन होता है, वन वन याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि वन वन में दोनों केस होते हैं, ठीक है। चल छोटी छोटी बातें क्लियर। जॉर्डन कर्व थ्योरम क्या होता है, एग्जाम्पल से सीखते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जॉर्डन कर्व थ्योरम, ये थ्योरम ये बोलता है कोई मेरा क्या हो इंटरनल डोमेन हो और कोई मेरा क्या हो एक्सटर्नल डोमेन हो, तो उसके बीच में एक बाउंड्री बन जाती है। कोई इंटरनल डोमेन कोई एक्सटर्नल डोमेन होता है, उसके बीच में एक बाउंड्री बन जाती है, जिसको मैं एक कर्व का नाम देता हूँ, जिसको बोलते हैं जॉर्डन कर्व, जब कोई भी कर्व बनता है ना ऐसे। तो मतलब ये है कि अगर कोई इंटरनल डोमेन है मेरे पास और कोई एक्सटर्नल डोमेन है मेरे पास, उसके बीच में हमारे पास क्या बनता है, एक डोमेन यानी कि बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, जॉर्डन कर्व। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल डोमेन और इंटरनल डोमेन के जो बाउंड्री होती है, एक बाउंड्री जरूर मिलेगी एक्सटर्नल और इंटरनल डोमेन के बीच में ना, तो उस बाउंड्री को हम बोलते हैं यहाँ पे कर्व, ठीक है। कैसे एग्जांपल देखना चाहो तो एक सर्किल बना लो। हमने सर्किल का एक एग्जांपल ले लिया जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर मेरा है ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो मैंने ले लिया है तो मॉड जेड इक्वल टू आर वाला, क्योंकि इसकी रेडियस मैंने आर ले लिया, ठीक है। ये मेरे एक सर्किल बना, लेकिन मुझे अभी सर्किल नहीं पता, मुझे इतना पता है कि इसका इंटरनल जो डोमेन है ना, मतलब यहाँ का जो पॉइंट का डोमेन होगा, वो डोमेन क्या होगा, वो मेरा ये होगा। एक्सटर्नल जो होगा वो मेरा क्या होगा, उसका डोमेन क्या होगा, वो मेरा कितना हो जाएगा, वो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। एक बाउंड्री वैल्यू होगी उसकी, ये बाउंड्री है, ये मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होंगे, इस पर जो पॉइंट होगा उसको बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होंगे उसको इंटरनल बोलते हैं, और यहाँ पे जो होंगे उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डोमेन हो गया, क्लियर हो गया। तो जो बाउंड्री यानी कि जो इधर है उसके लिए जो मेरा होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा मॉड जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। क्या कहानी में दिक्कत आ रही है क्या कोई, है ना। पकड़ना ये है कि ये थ्योरम बोलता क्या है, बोलता ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में जो हमारा बनता है उसी को हम बोलते हैं, जो हमारा बाउंड्री होता है उसी को हम बोलते हैं कर्व। देखो देखा जाए तो कर्व यहाँ पे सर्किल का बन रहा है, क्या है, सर्किल है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में एक ही कर्व मिलता है मुझे, ये ठीक है, ये मिल रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किल तो नाम देते हैं ना। ये तो ये बोल रहा है थ्योरम कि जो बनेगा वही कर्व होता है, तो यहाँ पे कर्व कैसा है, कर्व सर्किल, तो यहाँ पे सर्किल हो जाता है, ठीक है। जो इंटरनल होता है वो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि वो बाउंडेड है, बाउंड है ना चारों तरफ से,
खुला थोड़ी है कि जहाँ मन वहाँ तक फैलते जा रहे हो। लेकिन एक्सटर्नल क्या होता है, वो बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड। पता है कहाँ तक फैला हुआ हो, यहाँ तक, पता है कहाँ तक फैला हुआ हो ना, वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो ये मेरा ये वाला केस क्या होगा, वो अनबाउंडेड का केस हो गया। अनबाउंडेड रीजन है ये मेरा, ठीक है। और ये कैसा है, बाउंडेड रीजन है मेरा। तो रीजन भी 2-3 टाइप्स के होते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड, है ना। यहाँ पे हम बाउंडेड और अनबाउंडेड तरीके देखेंगे, ठीक है। तो बाउंडेड हो तो गया अनबाउंडेड, यानी बाउंडेड और अनबाउंडेड के बीच में जो बनेगा उसी को हम बोलते हैं कर्व। तो यह हुआ जॉर्डन कर्व थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने सीखा, ठीक है। छोटी छोटी बातें थी लेकिन आना बहुत इंपॉर्टेंट था। कंटिन्यू लिमिट से पहले कुछ और पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, वो है लिमिट, सॉरी नंबर ऑफ पॉइंट। लिमिट पॉइंट अभी नहीं सीखेंगे। लिमिट पॉइंट तो तुम लोग बहुत सीख लिया यार, है ना। टोपोलॉजी हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया, हमने हर जगह लिमिट पॉइंट डिस्कस कर दिया, इतना बार डिस्कस कर दिया है। रियल एनालिसिस में डिस्कस कर दिया है, मैट्रिक स्पेस में डिस्कस कर दिया है ना, हर जगह डिस्कस किया है। टोपोलॉजी में डिस्कस किया है, लिमिट पॉइंट, एड्रेंट पॉइंट, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट पे जो भी जितने भी पॉइंट्स हमने सब डिस्कस कर डाले। तो मजा वो तब आएगा जब कुछ पढ़ने के थोड़ा रूल को आगे बढ़ाएं। नेबरहुड वैसे हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार डिस्कस फिर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेबरहुड का काम बहुत ज़्यादा आता है। लॉर्ड्स लेवल बोल सकते हो कि लॉर्ड्स तरीके से हम नेबरहुड यहाँ पे यूज करते हैं। नेबरहुड के बिना हम बोल सकते हो चल भी नहीं सकते, ऐसा बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि बिना नेबरहुड की कहानी यहाँ बनने वाली नहीं है। अब भले यहाँ पे एक छोटे लैंग्वेज के थ्रू आप नेबरहुड देखते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वहाँ पर बड़ा कंसेप्ट बन जाता है, ठीक। नेबरहुड का, नेबरहुड एक्चुअली मैं बोल सकते हो पड़ोसी। जैसे कि हम बोलेंगे हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं वो सब हमारे नेबरहुड है, नेबरहुड पॉइंट है, ठीक है। वो हमारे सब क्या नेबरहुड पॉइंट है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि अभी मान लो कि आपके भैया जी आपके शहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो घर से वहाँ से निकलने वाले हैं, तो नेबरहुड नहीं होगी, वहाँ निकलने वाले हैं तो हम बोलेंगे हम भैया निकलने वाले हैं, तो नेबरहुड हो गया ना। वो बोलेंगे भैया दरवाजे देखो अभी आने वाले हैं, मतलब क्या बोला उन्होंने कि दरवाजे देखो आके भी आने वाले हैं हम, मतलब कि ये जो पॉइंट है, मतलब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा जो क्लोज पॉइंट है उसका वो हुआ, क्योंकि मेरे नियरेस्ट, मेरे अंडर में आ रहा है, वो हुआ मेरा नेबरहुड पॉइंट। बाउंड्री पर भी होगा तो नेबरहुड पॉइंट नहीं हो सकता, क्या समझे। बाउंड्री पर भी होगा तो नेबरहुड पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब मेरे क्लोज जितना होता है, ये बोल सकते हो इंटरनल डोमेन में जितना आता है, वो सब भी मेरा क्या होता है, वो सभी मेरा नेबरहुड पॉइंट होते हैं। बहुत सिंपल सा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। अब इसको डेफिनेशन के थ्रू आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। नेबरहुड पॉइंट क्या बोलता है कि हमने मान लिया कोई हमारा भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में समझ लेते हैं इसको ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन है मेरे पास, इसमें ये रियल एक्सिस होता है, तो ये मेरा क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये रियल एक्सिस हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। हम देखो डेफिनेशन राइट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेशन राइट करने में टाइम लॉस कौन करे, वो तुम्हारे बुक में राइट है ऑलरेडी, है ना। तो हम डायरेक्टली डेफिनेशन को समझाते हैं। नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ, मतलब कि एट जेड नॉट, मतलब इस पॉइंट के थ्रू मैं अगर इसका नेबरहुड देखना चाहता हूँ तो नेबरहुड की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है। वो क्या होती है वो समझ लेते हैं। वो सारे पॉइंट नेबरहुड होंगे, वो सारे पॉइंट नेबरहुड होंगे जो क्या करते हैं, लेस देन डेल होता है। डेल यहाँ पे रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है। रेडियस मतलब अगर हम उसकी डिस्टेंस, उस पॉइंट की डिस्टेंस इससे, जिस पॉइंट के हम नेबरहुड निकाल रहे हैं उससे निकाला जाए, ठीक है। इसको डलने लो, एप्सिलॉन लो, ठीक है। उस पॉइंट की डिस्टेंस अगर हम जेड से अपने जिस पॉइंट से हम ले रहे हैं वो पॉइंट से निकाले हैं, तो वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। एप्सिलॉन यहाँ पे इसका रेडियस का काम कर रहा है, ठीक ना। तो बहुत छोटी सी वैल्यू की बात करता हूँ, ये मेरा पॉजिटिव होगा। क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं, बिकॉज ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक सर्किल की एग्जांपल लिया, ठीक है। इस पॉइंट पर हम ये जो जेड नॉट लिया, मैंने उसको सेंटर माना, जेड नॉट। हमने कहा कि जेड नॉट के सारे नेबरहुड आप बताओ, ठीक है। आप सारे नेबरहुड निकालना चाहते हैं। इसका रेडियस हमने ले लिया आपको एप्सिलॉन, इसका रेडियस हमने आपको ले लिया एप्सिलॉन। हमने कहा इसका रेडियस मतलब यहाँ तक, यानी बाउंड्री पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस है आपका एप्सिलॉन, ठीक है। हमने कहा इन सभी पॉइंट का आप क्या निकालें, नेबरहुड निकालें। बाहर भी है मेरा, ये अंदर भी है, ये वगैरह वगैरह सारे बहुत सारे पॉइंट है ना, कि मैंने पहले बताया था अंदर बाहर सारे पॉइंट ही पॉइंट है। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन मेरा नेबरहुड है, कौन मेरा नेबरहुड नहीं है। हमने ये बोला कि ये जो पॉइंट है ये क्या नेबरहुड होगा मेरा, तो आप इसको चेक करते हैं और देखते हैं नेबरहुड होगा नहीं होगा।
तो ये पॉइंट देखो, अगर इसको पी मान लो, इसको क्या मान लो, पी मान लो, तो पी से इसके बीच के डिस्टेंस हम निकालते हैं, पी से इसके बीच के डिस्टेंस निकालते हैं तो मेरा हो जाता है पी माइनस जेड नॉट। डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, कोई वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू ध्यान से देखो तो रेडियस मेरा इस बाउंड्री पॉइंट से है, ध्यान से देखो तो रेडियस मेरा बाउंड्री पॉइंट से है, तो वैल्यू जो भी आएगी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमने ले लिया मान लो x, वैल्यू मान लो x आया, तो ये डिस्टेंस हमने माना x, भाई कोई भी वैल्यू मान लो, x मान लिया मैंने। तो ये देखो क्या ये इससे छोटा ही नहीं है, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा यार, ये पॉइंट यहाँ और मेरा रेडियस यहाँ से है, तो एप्सिलॉन से छोटा ही तो होगा। मतलब सिंपल सी बात है भैया जी कि आप नेबरहुड जब देखेंगे तो हमेशा इस रेडियस से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। रेडियस से छोटी कोई वैल्यू आप निकालते हैं और उस पॉइंट से यानी सेंटर से आप क्या डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस निकालते ही अगर वो रेडियस से छोटी आती है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा नेबरहुड है। अगर मैं आया कि नहीं आया, कोई पॉइंट बाउंड्री का अगर पॉइंट उठा के देखेंगे तो बाउंड्री पॉइंट मान लो उठा लिया, मान लो इस पॉइंट को हमने क्यों मान लिया और इस डिस्टेंस को हमने माना x, सॉरी y ले लो आप अपने समझने के लिए, ठीक है। तो अब आप निकालते हैं क्यों पॉइंट से डिस्टेंस इसका निकालते हैं तो यहाँ पे आपको y आता है, और जो कि रेडियस, क्योंकि आपको पता है कि ये सर्कमफ्रेंस कोई भी पॉइंट अगर सेंटर के बीच में डिस्टेंस देते हैं वो रेडियस ही होता है, तो आपको पता है ये इक्वल हो जाता है एप्सिलॉन के, क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है एप्सिलॉन के। तो आपको इक्वल जब मिल गया तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है क्यों, वो मेरा नेबरहुड पॉइंट नहीं होगा, वो मेरा नेबरहुड पॉइंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिचुएशन मेरी ये बोलती है कि वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ना कि इक्वल एप्सिलॉन होना चाहिए। दैट मींस यही मेरा एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, ठीक है। बाहर का कोई पॉइंट लेंगे तो मोर देन, देखो ये एप्सिलॉन से क्या हो गया, बड़ा हो गया, देखो इतना बड़ा हो गया, देखो दिख रहा है ना, इतना बड़ा हो गया, तो मतलब ये है कि ये भी मेरा क्या होगा, ये बाहर हो गया है, तो ये भी मेरा क्या होगा, नेबरहुड नहीं हो सकता इसका। नेबरहुड कितने होंगे, जितने इंटरनल पॉइंट्स हैं इसके, वो सारे इंटरनल पॉइंट्स ही इसके नेबरहुड हो सकते हैं ना। बाउंड्री पॉइंट हो सकता है और जेड नॉट, अच्छा जेड नॉट लेंगे तो जेड नॉट, खुद जेड नॉट ले लो, जेड नॉट आएगा 0, 0 भी एप्सिलॉन से छोटा है, बहुत सिंपल सा छोटा, बहुत छोटा है यार, है ना। तो वो भी मेरा क्या होगा, नेबरहुड होगा, यानी जेड नॉट भी नेबरहुड होगा, अदरवाइज सब नहीं होंगे। एक कहानी तो समझ में आ गई, एक कहानी तो समझ में आ गई। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। नेबरहुड क्लियर हो गया ना, मतलब बाउंड्री वैल्यू नहीं ले सकते हम लोग, एक्सटर्नल ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, ओनली टू इंटरनल। जितने भी इंटरनल पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे इंटरनल पॉइंट्स क्या होते हैं मेरे, वो मेरे नेबरहुड होते हैं, ठीक है। अगर डिलीटेड नेबरहुड की बात करेंगे ना, डिलीटेड नेबरहुड को हम एन डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक सिचुएशन बढ़ जाती है एक और, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा एप्सिलॉन से छोटा। तो इस केस में बस एक ही केस मेरा फेल होता है, वो सारे नेबरहुड पॉइंट मेरे डिलीटेड नेबरहुड पॉइंट होंगे, बस एक को छोड़कर। कौन से, ये जेड नॉट भी मेरा एप्सिलॉन नेबरहुड होता है, लेकिन डिलीटेड नेबरहुड में जेड नॉट मेरा नहीं होगा। तो जेड नॉट मेरा नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जेड नॉट जब भी लेता हूँ 0 आता है, ये बोलता है 0 से बड़ा हो, तो 0 इक्वल 0 आ जाता है, तो मतलब कहानी खत्म हो जाती है वहां से। तो हम लोग डिलीटेड नेबरहुड में और नेबरहुड में बस इतना डिफरेंस हम सीख रहे हैं। यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि जो डिलीटेड नेबरहुड होता है उसमें जेड नॉट, यानी जिस पॉइंट के आप निकाल रहे हो नेबरहुड, वो पॉइंट आप नहीं ले सकते, उसको डिलीट कर देना है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर देना है, उसको बाहर कर देना है ना, उसको क्या कर देना है, उसको छोड़ देना है भैया, उसको टच ही मत करो, ये पॉइंट ही छोड़ दो, ये पॉइंट क्या कर दो, छोड़ दो, बस इतना याद रखो, ये पॉइंट क्या कर दो, छोड़ दो। अगर ये पॉइंट छोड़ देते हो तो जितने पॉइंट होते हैं नेबरहुड के, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे डिलीटेड नेबरहुड पॉइंट ही होते हैं, बस जेड नॉट को छोड़कर सारे होते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया है ना, डिलीटेड नेबरहुड और नेबरहुड को हमने बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारे बना सकते हो, तो खुद से बना सकते हो। कोई सर्किल मान लो 2 + 3i का ले लिया, उसकी रेडियस 5 रख दिया, उसके जितने पॉइंट एग्जिस्ट होते हैं सारे नेबरहुड पॉइंट होंगे मेरे। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, है ना। तो हमने ये आपको बेसिक पॉइंट क्लियर करा दिया है कि नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड हमारा क्या होता है। बेसिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था, है ना। एनालिटिक फंक्शन अभी भी नहीं कूदे हम, जान लेना, मेन टॉपिक कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है ना, एनालिटिक फंक्शन। लेकिन एनालिटिक फंक्शन के लिए ही सारे काम कर रहे हैं, ये भी जान लो आप लोग, है ना। एनालिटिक फंक्शन एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए, जिसके लिए हम लोग पूरी कहानी सीख रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी। उससे भी पहले अगर हम बात कर लें तो रियल नंबर में क्या होता है सिस्टम में,
भाई लिमिट का काम सीख रहे हैं तो रियल नंबर में हमने कैसे नंबर को एग्जिस्ट कराया था और कॉम्प्लेक्स में कैसे कराएंगे, है ना, दो अलग बातें हैं। रियल नंबर जो होता है ओनली वन डायमेंशनल होता है भाई। इसमें आप देखते हैं तो रियल लाइन ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे रियल लाइन में दर्शाते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे दर्शाते हैं, मतलब इधर भी दिखा सकते हैं और इधर भी आप दिखा सकते हैं। मतलब ये होता है भैया, ये वन डायमेंशनल होता है और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा टू डायमेंशनल होता है। देखो थोड़ा डिफरेंस इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं टॉपिक को, रियल को और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट कर पाएं, ताकि मेरा काम आसान हो जाए और आपकी मेहनत भी आसान हो जाए, है ना। तो ये वन डायमेंशनल होता है और मेरा क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसमें बिकॉज अब लिमिट सीखने वाले हैं तो लिमिट को एक ऐसे जैसे जेड इंटू जेड, मतलब ऐसे रहता है। उसको पढ़ते क्या है, इसको अप्रोच पढ़ते हैं, टेंस टू पढ़ते हैं, मतलब इसको हम पढ़ते हैं टेंस टू अप्रोच टू। देखो ये मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अप्रोच टू और टेंस टू, तो हम लोग यही मोस्टली यूज़ करने वाले हैं, टेंस टू अप्रोच टू, ठीक है। तो जेड टेंस टू जेड नॉट या फिर जेड अप्रोच टू जेड नॉट, मतलब जेड अप्रोच करेगा जेड नॉट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रियल में कैसे सीखते, रियल में मान लो एक्स टेंस टू एक्स नॉट आया तो उसका क्या कहानी होती थी, उसकी कहानी ये होती थी कि मान लो कोई रियल नंबर, मेरे पास कोई रियल लाइन है, 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 एंड सो ऑन, माइनस से इस साइड होता रहा, यहाँ +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, मेरे सामने बहुत सारे रास्ते होते थे, ठीक है, ऐसा होता था। ये मान लो कोई पॉइंट है, मान लो हमें x टेंस टू 0 बोल रहे हैं यहाँ पर। अब x कोई भी नंबर हमारा मान लो हो सकता है, ठीक है, वो अप्रोच करेगा 0, अप्रोच करना चाहता है 0 पर, तो उसके लिए रास्ते कितने, तुम ये सोचो, एक तो यही रास्ता है, इधर से अप्रोच करें, या फिर या लगा है ना कि और लगा है, ठीक है, या फिर एक रास्ता ये है कि इधर से अप्रोच करें आप। तो वहाँ पे दो रास्ते होते थे, एक लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते थे आप, एक राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं आप। इसके अलावा कोई रास्ता होता है क्या, नहीं होता। तो इसको अप्रोच करने के लिए मेरे पास दो रास्ते मिलते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ पे रास्ता गिन नहीं सकते क्यों, यहाँ पे क्या स्पेशल केस चलता है क्या, हाँ बिल्कुल स्पेशल केस चलता है यहाँ पे। इस पे जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया मेरा, भाई ये 1D था, ठीक है, और ये क्या है 2D है, इस पे कहानी कैसे चल सकती है। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे आना चाहता है ओरिजिन पे, यहाँ से मान लो आना चाहता है, ठीक, तो सीधे आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है, एक तो इधर से आ सकता है, एक इधर से आ सकता है, एक ऐसे ऐसे आ सकता है, एक ऐसे ऐसे आ सकता है, एक इसका मन हो गया ऐसे आएगा, इसका मन हो गया ऐसे आएगा, कैसे भी आ सकता है यार, कोई दिक्कत है क्या, गिनती गिन पाओगे कितने बन रहे हैं, आप नहीं गिन सकते। तो इसका ये अलाउंड टू कर्व चलता है, ये कितने भी कर्व करवेट कर सकता है, तुम काउंट में अलाउंड टू स्ट्रेट लाइन, अलाउंड टू पैराबोला, अलाउंड टू कैसे भी चल सकता है भाई, तुम गिन नहीं सकते हो। तो इसमें ओनली देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से आ सकता है, इसमें तो आप गिन भी नहीं सकते कितने आ सकते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे पाथ होते हैं ना, इसके इंटरनल दो ही पाथ हो सकते हैं, एक तो इधर से एक तो इधर से। तो मोस्टली हम लोग जो काम सीखने वाले हैं रियल नंबर में, आपने सीख लिया कि क्या होता है ना, और ये 2D क्या होता है कि z = x + iy होता है, ठीक है, यहाँ पे दो अननोन्स आ गए तो मेरा 2D प्लेन हो गया। अरे ये छोटी छोटी बातें हैं, आई नो, लेकिन सारी बातें सीख लो भैया जी, कोई काम हो जाए, कभी कोई चीज़ उपयोग हो जाए तो प्लान से लगा देना, ठीक है। तो रियल नंबर में आपने ऐसा सीखा था, लेकिन आपने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या देखा कि एक पॉइंट तो पहुंचने के कई सारे रास्ते होते हैं, इसीलिए रियल नंबर में जो लिमिट होता है वो हमें आसान से लगती है, लेकिन यहाँ पे अलाउंड टू एक्स एक्सिस, अलाउंड टू वाई एक्सिस, अलाउंड टू स्ट्रेट लाइन, अलाउंड टू पैराबोला, अलाउंड टू दिन, अलाउंड टू रिंग, पैराबोला मतलब होता है पैराबोला, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब अलाउंड टू लगा लगा के आप हो जाते हो बोर, फिर बताएं, आप ये सोचते हो मैक्स पता है क्यों रखे दे रहे हैं। अब मैं क्यों रखते हैं, हम इन सभी चीज़ों का जवाब लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है। तो चलो चर्चा कर लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है। लिमिट की पहले जनरल डेफिनेशन जो होती है वो सीख लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन बाद में सीखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी भी बताएंगे, पहले लिमिट सीखो। लिमिट क्या बोलता है, जैसे लिमिट को ऐसे नोटेट कर सकते हैं, लिमिट को पूरा भी लिख सकते हैं,
लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नोटेशन, हम तो भाई यही यूज़ करेंगे ये, बाकी आप अपना नोटेशन कर सकते हैं। लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नॉट ऑफ एफ जेड, मान लिया इसकी वैल्यू कोई एल आई, वो एल क्या होनी चाहिए, इजिस्ट होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, इजिस्ट कब करेगा उसके कुछ सिचुएशंस होंगी, उन पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले बताओ इतनी बात समझ आया। हमने बोला किसी पे आप लिमिट अप्लाई करो तो वो क्या होना चाहिए, एल जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, इजिस्ट होनी चाहिए। इजिस्ट होने मतलब हुआ कि आपने वो, अभी मैंने क्या बोला, अलग अलग रास्तों से आप एक पॉइंट पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है, लिमिट आप तभी बोलेंगे कि हाँ ये लिमिट होगी जब अलग अलग रास्ते से जाओ लेकिन वैल्यू सेम दे। क्या बोलोगे, अलग अलग रास्ते से हम जाते हैं लेकिन जो वैल्यू एल आती है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए, ठीक है, फाइनाइट आनी चाहिए। तो यूनिक फाइनाइट अगर ऐसा आता है, लिमिट कैसी आती है मेरी, यूनिक आती है या फिर कैसी आती है, फाइनाइट आती है ना। यूनिक फाइनाइट होती है तो मैं बोलता हूँ इजिस्ट हो रही है, मतलब किसी भी कर्व से जाओ आप या किसी भी पाथ से जाओ, चाहे लॉन्ग टू एक्सिस जाओ या लॉन्ग टू वाई से जाओ, ठीक है, तो आप एक चीज देख लो पाते हैं कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वो यूनिक होती है या फाइनाइट होती है। तो मैं तब कहूंगा कि नहीं भैया कि मेरा लिमिट इजिस्ट हो गया। क्या बोलूंगा, लिमिट इजिस्ट हो गया। इस वर्ड को समझना, लिमिट इजिस्ट होना, ठीक है, बिकॉज हम अपनी थ्योरी में बहुत ज्यादा अप्लाई करने वाले लिमिट इजिस्ट होना, ठीक है। तो लिमिट इजिस्ट कब करेगा, जब वो वैल्यू हर एक पाथ पर यूनिक दे या फिर फाइनाइट दे। हर एक पाथ पर क्या दे, या तो यूनिट देगा या फिर क्या देगा, वो फाइनाइट देगा। आई थिंक क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर बात को थोड़ा इवेल्युएट करते हैं बाय ग्राफ। हमने पहले बोला था हम ग्राफ द्वारा बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। मान लिया हमने कोई पॉइंट लिया और मुझे इसको अप्रोच करना है, ये कोई पॉइंट है जेड, मुझे अप्रोच करना है ओरिजिन पर, मतलब जीरो पर, मतलब मुझे चलना है ऐसा कोई फंक्शन, मान लो हमारे पास है एफ जेड, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट है जेड टेंड्स टू या जेड अप्रोच टू जीरो। इस बात को समझना, तो इसको मुझे प्रूव करने मुझे एल लाना है। अब बस समझना एल इजिस्ट कब करेगा, ठीक है। तो पहले इसका केस क्या है, इसका पहला केस ये है कि वो अलोंग टू एक्स एक्सिस, पहला अलोंग टू एक्स एक्सिस, इसकी कहानी समझ लो। अलोंग टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, मतलब ये पॉइंट है तो एक्स एक्सिस ये है तो इसके अलोंग चले पहले, तो पहले क्या हो गया, एक्स वाला हो गया जीरो, अलोंग टू एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, अलोंग टू एक्स एक्सिस है ना, तो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चले, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चले ना। तो देखो यहाँ से एक्स एक्सिस के, पहले मैंने ये गलत बताया, अब ये सही है, ठीक है। तो हमने बोला अलोंग टू एक्सिस मतलब अलोंग टू एक्सिस मतलब एक्स के डायरेक्शन में चल रहा है, ये देखो एक्स पहुंच गया, पहले एक्स पहुंचा तो इसके लिए वाई मेरा क्या हो गया, क्या हो गया जीरो, पहले एक्स जब पहुंचा तो मेरा पहले वाई हो गया जीरो। तो इस केस में तो पहले y हो गया जीरो, पहले y को जीरो अप्रोच कराओ। पहले अप्रोचिंग क्या करनी है मुझे कि y वाला टर्म, क्योंकि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पॉइंट है यहाँ पर, मतलब अगर देखा जाए तो इसके पॉइंट जो मेरे हैं वो क्या है, x कामा y है। तो हमने जब यहाँ पहुंचाया तो यहाँ जब y जा रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहुंचा तो y की वैल्यू यहाँ पे मान लो थी, मान लो ये 4, मान लो ये 5 थी, ठीक है। यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो यहाँ पहुंचा तो ये मान लो 4 पहुंचा, फिर यहाँ आया तो मान लो 3 पहुंचा, फिर यहाँ आया फिर मान लो 2 पहुंचा, यहाँ आया तो मान लो 1 पहुंचा, और लास्ट में क्या हो गया, 0 आ गया। तो आपने क्या कहा किया, ये पॉइंट मान लो ये जो भी था ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे x, 0 बचा, मतलब y को पहले अप्रोच किया आपने, है ना। जब अलोंग टू एक्सिस चलते हैं तो y अप्रोचिंग टू जीरो, y अप्रोच करता है किधर की ओर, जीरो की ओर चलता है, ठीक है। कहानी पकड़ में आ रही नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आता है x टेंड्स टू जीरो, मतलब x अप्रोच टू जीरो। फिर क्यों x टेंड्स टू जीरो मैंने बोला, क्योंकि आप इस पॉइंट तक आना चाहते हैं तो पहले यहाँ से यहाँ आ गए एक रास्ता, और यहाँ से यहाँ आ गए एक रास्ता, हो गया पूरा कंप्लीट। क्योंकि आपको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो आगे नहीं आगे, आराम से अपने घर आ गए, तुम्हारा घर ये था, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले एक्स वाई को जीरो किया, उसके बाद यहाँ से देखो एक्स मान लो, ये मान लो 1 2 3 4 5 मान लो था, 5 पे मान लो था इसे, तो पहले 4 पे आया, फिर 3 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर 1 पे जीरो। तो मतलब एक्स यहाँ पे अप्रोच कर रहा है किधर, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, किधर, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। तो पहले अराउंड टू एक्सिस में क्या होगा, पहले वाई अप्रोच करेगा जीरो पर, फिर एक्स अप्रोच करेगा जीरो पर, तो जो भी फंक्शन होगा सॉरी जेड है मेरा, तो जो भी फंक्शन होगा वैल्यू कुछ ना कुछ एल ले लेगा, मान लो एल ले दिया उसने।
ठीक है। नेक्स्ट ये है along y एक्सिस। चलो भैया y एक्सिस के थ्रू देख लेते हैं, एक बार कहानी को समझ लेते हैं। ठीक है, हमने x एक्सिस के थ्रू अपनी कहानी को समझा। अगर कहानी इधर ही y एक्सिस के थ्रू करें तो मतलब पहले y एक्सिस की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो अप्रोचिंग करेंगे y एक्सिस को। पहले y एक्सिस जब अप्रोच करते हैं तो आप देखते हैं कि x आपका घटता हो जा रहा है। देखो इधर पहुंचे मतलब यहाँ, इसके पहुंचे यहाँ, ये पहुंचे मतलब यहाँ, यहाँ पहुंचे मतलब यहाँ, फिर लास्ट में यहाँ पहुंच गए मतलब x हो गया डायरेक्टली 0। तो मतलब अगर आप along to y एक्सिस चलते हैं तो x क्या करता है, अप्रोच कर जाता है 0 पर पहले। तो लिमिट, ठीक है, x अप्रोच करेगा 0 पर, y क्या करेगा वो बताओ। x करेगा 0 पर, अब y को देख लेते हैं। अब y भी देखो भाई, आपको यहाँ पहुंचना है तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये दन कर गया, ठीक ना। तो अब करेगा y पे अप्रोचिंग, तो हो गया y भी 0। तो ये हमने पहला रास्ता कवर कर लिया। ये हमारा रास्ता है कि एक इधर से आ सकते हैं, दूसरा रास्ता है कि इधर से चले जा सकते हैं, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये भी सेम वैल्यू देगा, जो इधर देना चाहिए वही इधर भी देगा। दो रास्ते तो मैंने देख लिए। रास्ते बहुत हमने पहले बताया, इनफाइनाइट वे हैं। इस पॉइंट से यहाँ आने के कई सारे रास्ते हैं, है ना, एक रास्ता नहीं है, एक रास्ता है। बताओ, मुझे तो नहीं लगता एक रास्ता है, इनफाइनाइट रास्ते हैं। ठीक है, चलो जाके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। along any curve, जैसे कि पहला स्ट्रेट लाइन, इस बात को समझते हैं। मतलब ये है कि y इक्वल टू एम एक्स मान लो आप चलते हैं, y इक्वल टू मान लो एम एक्स चलते हैं। पहला है कि along टू y इक्वल टू एम एक्स, मतलब सीधा आप चले जाओ। y इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ बना लेना। अब ये मैं इतना समझता हूँ कि तुम्हें ग्राफ बहुत अच्छे से आता है, बहुत पहले से ना। तो हर चीज़ का ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये समझे। मुझे पता है कि तुम्हें आता है। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तुम्हें आता है, तुम्हें आता नहीं आता मुझे नहीं पता। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, ठीक ना, वो तुम जानो, है ना। तो मैं तो समझता हूँ तुम्हें आता है, तो हर एक ग्राफ तुम ऐसा कर डालो। अगर नहीं आता तो ग्राफ तो भाई आना ही चाहिए ना। तो y इक्वल टू एम एक्स की ग्राफ ये होता है जो मैंने ड्रा किया। तो मतलब ये डायरेक्टली इधर से इधर आ सकता है, ये हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यूज में रखता हूँ तो भाई z मेरा क्या है, फंक्शन मेरा x प्लस आई वाई के रूप में है, मान लो फंक्शन मेरा x और y दोनों के। लेकिन y इक्वल टू जब मैं रख देता हूँ एम एक्स, तो फंक्शन पूरा बन जाता है x के फॉर्म में। ठीक है, m मेरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ना। तो जो मेरा फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, मेरा x के फॉर्म में हो जाता है। किसके फॉर्म में हो जाता है, x के फॉर्म में हो जाता है। जब मेरा फंक्शन x के फॉर्म हो जाता है तो लिमिट कैसे मेरी अप्रोचिंग करेगी वहां पर, तो वहां पे लिमिट जो मेरी अप्रोचिंग करती है भाई, लिमिट s टेंड्स टू 0 हो जाता है। x अप्रोच करेगा 0 की ओर, है ना भाई। x इक्वल टू 0 होगा तभी y इक्वल टू 0 आएगा, तभी यहाँ पहुंचेगा वो। तो जब x अप्रोच करेगा 0 पर तभी y भी अप्रोच करेगा 0 पर, बात समझो, क्योंकि y डिपेंड करता है x पर। तो अगर x अप्रोच करेगा 0 पर तो y भी कहाँ अप्रोच करेगा 0 पर, मतलब यहाँ पे पहुंचोगे आप धनाधनी। ठीक है, तो यहाँ पे f x प्लस आई वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि z होता है मेरा। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या हो जाएगा, आई एम एक्स हो जाएगा, यानी कुल मिला के x ले लोगे कॉमन। तो मेरे पास फंक्शन को जैसे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा फंक्शन हो जाता है। और ये भी वैल्यू अगर सेम दे, l दे तो बोलूँगा एडजस्ट हो गया। किसी भी अलाउंग के करो चल सकते हैं, चलो नहीं ये आप ऐसे भी चल सकते हैं। चलो हम ऐसे बता रहे हैं, ये हो गया, ये y इक्वल टू मान लिया आप एक्स स्क्वायर पे चलते हैं, ये बना लो, मान लिया आप y इक्वल टू एक्स क्यूब पे चलते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे पाथ हमने क्रिएट कर लिए। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, कई सारे पाथ। किसी भी पाथ से जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस इतनी याद रखना कि किसी भी पाथ से आप जाते हैं तो उसकी लिमिट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लिमिट वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर लिमिट वैल्यू सेम आती है, यानी कि एल सेम आता है, तो मैं कहूँगा कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करने का कंडीशन समझ में नहीं आया। तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर कंडीशन माइंड में रखनी पड़ेगी। एक बार इनको नोट डाउन कर ले, नोट डाउन करना चाहें तो आप, है ना। तो समझ लें पूरी तरीके से इसको अच्छे से, फिर मैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताऊंगा। तो आई थिंक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताने की जरूरत अब नहीं पड़ी रही होगी, है ना। अभी इस पर हम लोग वर्क करने वाले, क्योंकि हमारी पूरी एनालिसिस होने वाली है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तुम लोग रटे ही हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना, वो तो तुम्हें आता ही है।
बेसिक तरीके से सीख लो इसको मन लगा के, है ना। फिर उसके बाद हम लोग कहानी आगे बढ़ा देंगे। अभी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे अप्रोचिंग होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, पहले उसको भी इसको नोट करते जाओ, साथ साथ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ट्राई करते जाओ। क्या है मेरा कि जेड अपॉन जेड बार पर, देखो चेक करो, चेकआउट करो कि इस पर मेरी लिमिट कैसी है। लिमिट चलो बता देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि लिमिट जेड अप्रोच टू क्या है 0 है और जेड अपॉन जेड बार है। इस पे देखो ये एग्जिस्ट होता ही नहीं होता है, हमें चेक करना है, ठीक है। चेकआउट करो और बताऊंगा। चलो एक बार एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, चेक करना है हमें, ठीक है, कि लिमिट जेड अप्रोच टू 0 जेड अपॉन जेड बार, इस पे मुझे देखना है एग्जिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बस ये सिंपली देखना है। कैसे होगा भाई, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। इसमें पुट कर लिया मैंने, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, राइट। तो उसको हम अगर करेंगे तो यहाँ से आएगा लिमिट जेड अप्रोच टू 0, यहाँ से जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई, राइट। इतना ही रख लो, ठीक है। अब यहाँ में हम लोग पाथ कन्वर्ट करना चाहते हैं अलोंग टू, पहले हम चलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैंने ले रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बुक में अधिकतर देखा पूछा जाता है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो ऐसे नॉर्मली ले लिया मैंने, ठीक ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो अलोंग टू एक्स एक्सिस चलते हैं, अलोंग टू एक्स एक्सिस। इस पे कहानी क्या होती है, इस पे कहानी ये है कि जब एक्स एक्सिस पे होता है तो लिमिट कैसे मेजर होती है। लिमिट में पहले y अप्रोच करता है 0 पर और फिर x करता है अप्रोच 0 पर, मैंने बता दिया था ग्राफली, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा कि x प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई, देख लेते हैं वैल्यू क्या देगा ये। तो पहले y इक्वल टू 0 पे रख दो, तो y अप्रोच कर रहा है 0 पर, तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 और यहाँ पे हो गया y 0, तो मतलब 0 हो गया, तो मतलब बचाएगा x अपॉन x बचा। तो वैल्यू कितना मिलेगा, x 1 मिलेगा, लिमिट वैल्यू इसकी कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। अब मैंने जैसे अलोंग टू एक्सिस चले हैं, वैसे आप चल सकते हैं अलोंग टू, ठीक है, अलोंग टू वाई एक्सिस। चलो इसकी कहानी देख लेते हैं, अलोंग टू वाई एक्सिस। कहानी वही है, सिर्फ सिंपल तरीके समझना है और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, मात्र सिंपल समझना है। कैसे करना है देखना, जैसे कि हमने लिया लिमिट वाई एक्सिस में पहले x अप्रोच करेगा 0 पर, y अप्रोच करेगा 0 पर, है ना। और इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन के, तो x प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई, राइट। अब यहाँ पे कहानी देखते हैं, तो x मेरा अप्रोच कर रहा है 0 पर, तो x अप्रोच कर दो 0 पर पहले, तो लिमिट, यहाँ पे लिमिट की कहानी ऐसे हो गई। अब x अप्रोच करेगा 0 पर, तो आयोटा वाई अपॉन माइनस आयोटा वाई हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, यानी -1 आ गया। कितना आ गया, -1। यहाँ पे +1 यहाँ -1, तो किसी कर्व के अलोंग अब जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे पहले ही वैल्यू डिफरेंट मिल गई, तो मतलब इसमें वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ये लिमिट पॉसिबल, इसमें लिमिट नहीं हो सकता ना। तो ऐसे आपसे करना है, तो क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, लिमिट वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट एग्जिस्ट हो नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना, डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, है ना। क्यों, क्योंकि ये देख सकते हो अलोंग टू एक्सिस अलग, अलोंग टू वाई एक्सिस अलग हो गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट में चला जाता है, ठीक है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इसका होल स्क्वायर लगा देता हूँ, कहानी में थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, अगर मैंने इसका होल स्क्वायर लगा दिया, अगर मैंने इसका होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या एग्जिस्ट होगी, अब तो एग्जिस्ट हो जाएगी ना। अभी भी नहीं कह सकते हैं कि लिमिट मेरी क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। इस बात को पकड़ना, मैंने क्या बताया, अभी भी आप नहीं कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि अभी दो अलाउंग बाई चले, अलाउंग टू एक्सिस अलाउंग टू वाई एक्सिस, तो अभी डायरेक्टली ना डिसाइड कर लेना ही हो गया। अब किसी भी कर्व के अकॉर्डिंग बात करते हैं, एक और कर्व ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेकआउट करते हैं कि नहीं मेरा एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्योंकि ये दोनों सेम तो आ गया, तो अभी हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं भैया एक बार और हम चेक करना चाहेंगे, तो हम बात करते हैं अलोंग टू y इक्वल टू mx ले लेते हैं, y इक्वल टू mx ले लेते हैं, ठीक है, इस पे अलोंग ले लेते हैं, y इक्वल टू mx देख लेते हैं हम लोग, इसके अलोंग चलते हैं। तो भाई जो मेरा फंक्शन है उसमें रख दो, तो लिमिट
इसमें क्या हो जाता है, पहले बताया था पूरा फंक्शन एक्स के फॉर्म में हो जाएगा तो एक्स अप्रोच टू जीरो करेगा, वाई तो मेरा कन्वर्ट हो गई क्योंकि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो एक्स अगर अप्रोच करके जीरो पर तो वाई भी अप्रोच कर जाएगी जीरो पर। तो कहानी ये है कि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो एक्स कहाँ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है जीरो पर, तो हम एक्स यहाँ पे अप्रोच लिखेंगे जीरो पर, ना कि वाई लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स अप्रोच करेगा जीरो पर, तो इसकी कहानी मेरी क्या हो जाएगी, तो एक्स प्लस आई, वाई की वैल्यू मेरी क्या है, एम एक्स आ गई, अपॉन एक्स माइनस आई, वाई की वैल्यू एम एक्स आ गई, का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। लिमिट हो गया, एक्स अप्रोच करेगा जीरो पर, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, उड़ा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आई एम अपॉन 1 माइनस आई एम का क्या, होल स्क्वायर। एक्स कॉमन खत्म, तो लिमिट तो अप्लाई होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो 1 प्लस आई एम अपॉन 1 माइनस आई एम। मतलब ये वैल्यू डिपेंड कर रही है एम पर, एम की वैल्यू 1 रखेंगे तो कुछ ना कुछ देगा, एम को 2 रखेंगे तो कुछ ना कुछ देगा, एम को 3 रखेंगे तो कुछ ना कुछ देगा, ये है ना, एम को 4 रखेंगे तो कुछ ना कुछ देगा, एम को 5 रखेंगे तो कुछ ना कुछ देगा। मतलब ये डिफेंड कर रहा है डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट वैल्यूज। मैं आपको इसको रख करके थोड़ा समझाता हूँ। भाई ये दोनों सेम आए थे तो इससे कहानी पूरी सेम होने वाली नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों सेम होने वाली नहीं है, तो मैं आपको ये भी समझाता हूँ क्यों सेम होने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि y इक्वल टू जब आपने एम एक्स रखा तो एम पर डिपेंड कर गया, ये लिमिट वैल्यू किस पर डिपेंड कर गया, एम पर। तो एम मेरा अगर 1 होगा तो y बराबर एक्स, इमेज इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, है ना, इसके लिए लिमिट वैल्यू अलग होगी, वो जो एल की वैल्यू वो अलग होगी, इसके लिए अलग होगी और इसके लिए अलग होगी। यानी डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट वैल्यूज ये देगा, सेम वैल्यूज नहीं दे रहा। सेम वैल्यूज ना दे भाई, आपने देखा कि एम की डिफरेंट वैल्यू पर ये डिफरेंट वैल्यू देगा, है ना, लिमिट मेरा लिमिट डिफरेंट देगा, तो मतलब इस पाथ पे अलग देगा, 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 तो अलग अलग पाथ पे दे रहा है भैया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जी इसमें कुछ ना कुछ तो घोटाला है। तो ये है कि लिमिट इसमें भी एग्जिस्ट फिर नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जिस्ट वाले आएंगे क्वेश्चन, वो तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ जाएंगे तुम्हारे सामने ना, हम उसमें एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी डज नॉट वाले देख लो पहले, एग्जिस्ट वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, डज नॉट वाले भी हमें अभी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम पहले तुम्हें डज नॉट सिखा दें, तुम कैसे पकड़ोगे नहीं है। अगर गलत पकड़ने की पहचान रखते हो कि हाँ ये गलत है, तो सही पहचान तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। मेरी बात समझ में आया? अगर गलत पकड़ने की पहचान रखते हो कि हाँ ये गलत है, तो सही की पहचान तो हो ही जाती है। हाँ बाकी सब दुनिया सब सही है अगर गलत की पहचान रखते हो तो ना, तो इसलिए गलत पहचानना सीखो कि गलत कौन कब होगा। ठीक है, सही पहचान तो भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सही की पहचान तो तुम दौड़ते हुए कर लोगे, है ना। बातें समझ आ गई? चलो भैया, ये छोटी बात जरूर थी, मैं मानता हूँ छोटी बात है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी था। बीएससी का मैटर है, बीएससी के तरीके थोड़ा बहुत सीख रहे हैं हम लोग, है ना, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। अभी भी एनालिटिक फंक्शन नहीं खोदेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी सीख लेते हैं। कंटिन्यूटी में क्या होना चाहिए, फंक्शन पे वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, दोनों इक्वल आ गए भाई, ये तो कंटिन्यूटी होता है। जेड अप्रोचिंग जेड नॉट एच जेड इक्वल टू एच जेड नॉट, सिंपली वे में इसको सीख लो, ये तो कंटिन्यूटी होता है। ठीक है ना, तो बोलते हैं कंटिन्यूटी हो गया। अब ये वैल्यू तुम फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करा दो, मेरी बात समझना, फंक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट करा दो, ये लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट हो गई, दोनों अगर इक्वल आ जाएं, पॉइंट पकड़ना, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करा दो, लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना, तो कहानी समझ में आई गई होगी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो मैं बोलूंगा क्या है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूटी एट जेड नॉट। कंटिन्यूटी भी दो पाथ पर होता है, एक होता है किसी एक पॉइंट पर, एक होता है किसी रीजन पर। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो किसी एक पॉइंट पर है, अभी जो बात करूंगा किसी रीजन पर, तो रीजन मान लो आपको दिया गया, सपोज करो हमने कोई रीजन आपको दे दिया, मान लो जेड टी इक्वल टू मेरा क्या है, एक्स टी है प्लस आयोटा वाई टी है, तो इसका एक रीजन मैंने आपको दे दिया, ये मान लो अल्फा, ये मान लो बीटा, ये मैंने आपको रीजन दे दिया। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है दोनों पर, ये किसी एक पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि लिमिट वैल्यू और जो हमारी ये लिमिट वैल्यू हो गई, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए, दोनों इक्वल हो गए, तो हमने बोला कंटिन्यूटी है। हम भाई सिंपल डेफिनेशन सिखा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बुक में जो लिखा वो तो देख ही लो, ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अभी लिमिट एग्जिस्ट कराना सिखाई दिया, फंक्शन एग्जिस्ट कर ही जाएगा, दोनों इक्वल कर दोगे तो कंटिन्यूटी हो गया। लेकिन जो कंटिन्यूटी है ना वो किसी एक पॉइंट होगा, कंटिन्यूटी एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पर होगा। लेकिन हमने क्या बोला, ये अलग बात होती है और कंटिन्यूटी एट रीजन एट डोमेन वो अलग बात होती है।
रीजन की बात करूं मैं तो इसके जितने भी पॉइंट हैं उस सभी पॉइंट पर एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। उस सभी पॉइंट पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी होना चाहिए। तब मैं कह सकता हूं भाई अगर इसके सभी पॉइंट पर एक कंटिन्यूटी होगा, जैसे जेड नॉट पर एक केवल एक पॉइंट पर आता है, अगर इसी तरह सारे पॉइंट पर मैं कंटिन्यूटी दिखा देता हूं, उसके सारे पॉइंट पर मैं क्या दिखाता हूं? कंटिन्यूटी दिखा देता हूं डोमेन के, तो मैं कहूंगा कि कंटिन्यूटी है एक रीजन पर ही। क्या है? एक रीजन पर एक कंटिन्यूटी है, ना कि किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी है। कहानी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बहुत अच्छे से, है ना? थ्योरी समझ में आ रही है ना सारी बातें मेरी? सारे क्वेश्चन देखेंगे कंटिन्यूटी का, है ना? कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का सारे क्वेश्चन पे अभी कमांड करेंगे, अभी थ्योरी कमांड करना सीख लो, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है फिर, है ना? फिर क्वेश्चन पे कमांड करेंगे, फिर सीसा या नेट के जितने भी क्वेश्चन है ना एक तरफ से सॉल्व करेंगे हम लोग, और साथ मिलकर सॉल्व करके मजा आ जाएगा ना। पहले हम लोग थ्योरी कमांड करते हैं, बिकॉज थ्योरी तुम्हें अच्छे से आने। फंक्शन लगा है, हम पहले बता रहे हैं 1 1 ऑन 2 इन 2, ये सब जितने भी केसेस होते हैं स्टैंड से सॉल्व कर डालना, ठीक है? ये मैटर नहीं करना चाहिए। ये डिफरेंशियबिलिटी वगैरह भी हम सॉल्व ही कराना सिखाई देंगे, ठीक है? इधर भी ये भी क्लियर करते जाओ, साथ साथ कंटिन्यूटी वगैरह क्लियर करते जाओ, ठीक है? फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, कमांड करते हैं, है ना? इसमें रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको फाइंड करना सीख लेंगे। एक एनालिटिक फंक्शन कैसे दिखाते हैं वो सीख लेंगे। एनालिटिक फंक्शन दिखाने के कई मेथड होते हैं, एक नेसेसरी कंडीशन होती है, एक सफिशिएंट कंडीशन होती है, एक डिफरेंशियबिलिटी का केसेस होता है। हम तीनों केस पे बात करेंगे, यानी कि डिफरेंशियबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे दिखाएं, सीआर इक्वेशन जो हम लोग सीखते हैं, सीआर इक्वेशन नेसेसरी केस क्या होता है उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रूव करें, सफिशिएंट केस क्या होता है उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रूव करें, हम सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। एक ओनली सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने से कोई एनालिटिक फंक्शन नहीं हो जाता, उसमें नेसेसरी कंडीशन में कुछ और भी साथ में ऐड कर देते हैं ना। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब सारी बातें सीखेंगे यार, तो जुड़े रहें। धीरे धीरे थ्योरी खत्म होगी, इकट्ठा थ्योरी नहीं खत्म हो जाएगी ना, छोटी चैप्टर नहीं है, ज्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर में पूरा हम खत्म कर देंगे, 3 लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे एनालिटिक फंक्शन, पूरा फिनिश कर देंगे A to Z, मतलब यहाँ तक कि CSR नेट के जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो भी हम फिनिश कर देंगे, बस 2-3 लेक्चर में। और आप देख रहे हैं कैसे मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ, बेसिक से ही मैं खत्म करूंगा, देखना आप खाली बने रहें, हर एक वीडियो को मेरे अच्छे से देखते जाएं, आप ये चीज पाएंगे। मेरी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, मतलब जो अगली आने वाली वीडियो होगी इस वीडियो से कनेक्ट होगी, क्योंकि आपने बेसिक देखा, अब इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? वो कनेक्ट होगा अगली, तो मतलब जो आने वाली वीडियो होंगी सब पिछली वीडियो से कनेक्टेड होंगी, तो आप सीरीज वाइज देखें, सारी वीडियो देखें, ठीक ना? नहीं दिक्कत होगी आपको, क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हैं एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से कनेक्ट नहीं होती, क्या थ्योरी कनेक्ट मतलब मेरी वीडियो कनेक्ट है, सिंपल सी बात, क्योंकि हम थ्योरी तो समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर ये बातें हमने सीखी, बहुत सारी बातें हमने सीख डाली कहानी, लेकिन अभी भी कुछ अधूरी हैं। क्या अधूरी हैं? हमने कंटिन्यूटी सीख लिया, कंटिन्यूटी के कुछ केसेस होते हैं, ठीक है? कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए रीजन हमने सीखा, ठीक है? तो कंटिन्यूटी के कुछ केसेस होते हैं, कुछ जगह हम कंटिन्यूटी को डायरेक्टली पहचान लेते हैं, ठीक है? देखते हैं, जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल्स बोल सकते हो, कोई भी पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ मैं, ऑल पॉलिनोमियल्स डाल रहा हूँ बात कर मैं, ऑल पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे वो 1 वेरिएबल हो, चाहे वो 2 वेरिएबल हो, नो मोर देन, ठीक है? वो सब क्या होते हैं मेरे? यहाँ पे 2 वेरिएबल मिलेंगे, नहीं तो वेरिएबल 2 वेरिएबल, बस इससे अलावा कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है? अच्छा, ठीक है, कॉस जेड, साइन जेड, कॉस जेड, ये भी क्या होते हैं मेरे? पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं, डायरेक्टली ये कंटिन्यूअस होते हैं, तो प्रूव भी कर सकते हैं आप, करके देख लेना, लिमिट वैल्यू यूज करा लेना, हर एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, एक रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? किसी एक पॉइंट पर नहीं, इस मतलब है ना। तो ये क्या होते हैं मेरे? कंटिन्यूअस होते हैं, तो डायरेक्टली तो ये मेरे कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात, कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस करें अगर, जैसे कि कोई फंक्शन है, एक फंक्शन है ना, एक ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन की बात की करूँ तो ये भी मेरा क्या होगा? तो ये भी मेरा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंपोजिशन फंक्शन नहीं पढ़ा गया, कंपोजिशन फंक्शन, तो कंपोजिशन फंक्शन में अगर बात करते हैं हम कि एक फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस है और दूसरा भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस कर रहे हैं हम, तो वो क्या देगा? वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन देगा, कहने मतलब ये। तो कंपोजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, ये कंपोजिशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको, ठीक है ना? कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है? तो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर कंटिन्यूअस आप करते हैं तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही आपको मिलता है, ये भी आपने सीखा। अच्छा, इसका मैंने ये क्यों बताया, ये भी हम बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन सीसा नेट में है, मैंने देखे थे कि कंटिन्यूअस फंक्शन से इस तरीके से डिफाइन है, तो उन पे रिलेटेड कहानी हमारी चलती है, ठीक है? तो जितनी मैंने बातें आज डिस्कस किया है ब्रीफली उनको समझ लीजिए, मैंने कर्व की बातें किया है ना? अभी 2-4 बातें और क्लियर कर दें क्या? डिफरेंशियबिलिटी क्लियर कर दें इसी आज ही इसी लेक्चर में,
कि नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज बहुत हो गया ना, आज के लिए जो जो हुआ है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैंने डिस्कस किया है कर्व्स के बारे में। कर्व क्या होते हैं मैंने उसमें टाइप्स देखा। पहले मैंने देखा क्लोज्ड, ओपन, ठीक है। फिर मैंने इसी में देखा सिंपल, स्मूथ, ठीक है। फिर मैंने देखा इसी में सिंपल स्मूथ हो गया, सॉरी सिंपल देखा, फिर मैंने स्मूथ देखा एंड पीस वाइज स्मूथ देखा मैंने। ये इतनी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं, हम लोग सीख चुके हैं कि क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, सिंपल क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। सिंपल बोले जॉर्डन बोल सकते हो, यहाँ पे जॉर्डन कर्व बोल सकते हो ना। तो ये सारी बातें सीखी मैंने। सिंपल क्लोज मतलब सिंपल और क्लोज दोनों की डेफिनेशन एक साथ रखता हूँ। क्लोज में क्या था कि उसके टर्मिनल पॉइंट और उसके फाइनल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, फाइनल और टर्मिनल तो एक ही होता है ना यार। इनिशियल हो गया और ये हो गया टर्मिनल पॉइंट, है ना भाई। कोई रीजन है ऐसा, उस रीजन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर वो दोनों इक्वल हैं, वो दोनों क्या है, इक्वल हैं, इक्वल मतलब कंसाइड हैं, तो हम बोलेंगे वो क्लोज्ड है, या है ना क्लोज्ड है। ओपन का मतलब होता है वो इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे ओपन है, ठीक है। सिंपल का मतलब क्या होता है कि 1-1 का केस फॉलो होता हो तो वो सिंपल है। 1-1 में क्या होता है वो ओपन। भाई पॉइंट डिफरेंट पॉइंट हैं तो उसके डिफरेंट इमेजेस हो, सेम पॉइंट है तो सेम इमेजेस हो, तो बोलेंगे सिंपल है वो, है ना। स्मूथ का मतलब मैंने पहले बोला कि 1-1 हो जाए। 1-1 क्या मतलब होता है वो भी मैंने समझा दिया। मैंने ग्राफ वाला समझाया था, ज़्यादा वो थ्योरेटिकल नहीं बताया मैंने। बाय ग्राफ में बातें हो रही तो बाय ग्राफ में मैंने आपको 1-1 सिखाया, मैंने कंटिन्यूस भी मैंने सिखाया उसी में, ठीक है। और मैंने क्या सिखाया, डेरिवेबल यानी डेरिवेटिव भी मैंने आपको सिखाया कि वो डेरिवेटिव हो जाता है। और साथ साथ क्या बताया था मैंने 1-1 ऑन ये सारे, सॉरी 1-1, ठीक है। ये हो गया। पीस वाइज का मतलब होता है कि कोई स्मूथ तो ना हो लेकिन उसमें अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो वो स्मूथ हो जाए। तो टुकड़ों वाइज अगर स्मूथ मिल रहा है तो हम बोल लेंगे पीस वाइज स्मूथ हो गया ना मेरा। अगर एक कर्व की बात कर लें, मान लो ऐसा कोई कर्व हमारे सामने आ जाता है ऐसा, तो ये बोलेंगे क्या स्मूथ है, स्मूथ है या क्लोज है या ओपन है, क्या है, तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सेम ऐसे ही बनाया जैसे मैंने बनाया इधर, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे करके ऐसे आया, ठीक है। इस पूरी कहानी है ऐसे गया। तो देखते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है। क्लोज तो है क्योंकि इसका टर्मिनल पॉइंट और ये हमारा दोनों होता है, इक्वल हो गया, क्लोज हो गया। सिंपल भी है क्योंकि ओपन की 1-1 की केसेस भी फॉलो कर रहा है ना। स्मूथ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्मूथ नहीं है इसलिए क्योंकि ये ऐसा गया। यहाँ तक तो स्मूथ दिल्ली चल रहा था लेकिन यहाँ से दिक्कत हो गया तो यहाँ पे डेरिवेबल नहीं होगा। ये डेरिवेबल नहीं होगा तो मतलब यहाँ से केस फेल हो जाता है, स्मूथ मेरा नहीं है। लेकिन पीस वाइज ये स्मूथ है, अगर इसको पीसेस कर दिए जाए तो ये स्मूथ बन सकता है, ठीक है। इस तरह पर चेक करना यार, सिखा दिया है इतना बहुत है ना। तो ये मैंने कर्व के बारे में सीखा। फिर अगर कर्व मेरा खत्म हो जाता है फिर मैंने लिमिट के बारे में सीखा। मैंने लिमिट से पहले ये भी बताया तुम्हें कि रियल और उसमें क्या होता है। तो रियल में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक ही या कम से कम 2 रास्ते हो सकते हैं ना, ज़्यादा 2 रास्ते हो सकते हैं। लेकिन हमने इसमें सीखा कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए इन्फिनाइट वे यानी रास्ते हो सकते हैं, इन्फिनाइट रास्ते हो सकते हैं। आपने सीखा कोई लिमिट अप्रोच करने का मतलब क्या होता है वो हमने सीखा कि अगर मान लो कोई लिमिट में हम अप्रोच करना चाहते हैं, कोई पॉइंट हमारा यहाँ है, इस पॉइंट तक तुम अप्रोच करना चाहते हो तो पहले वो अलाउंड टू एक्सिस से जा सकते हो, फिर अलाउंड टू वाई एक्सिस जा सकते हो, फिर स्ट्रेट में जा सकते हो, फिर पैराबोला जा सकते हो, फिर इसी में करते हुए चले जाओ। बहुत सारे कर्व आप बना सकते हो जिग-जैग तरीके से ना। तो आपने ये भी सीखा, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब किसी भी पाथ से आप जाएं, अलग अलग रास्ते से जाएं, लेकिन सभी की लिमिट वैल्यू क्या हो, सेम हो, यूनिक हो, या फिर क्या सीखें, फाइनाइट सीखें। तो मैंने बोला कि वो क्या हो जाएगा, वो मेरा लिमिट हो जाएगा। ये मैंने सीखा, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा और थ्योरी को आगे बढ़ाया तो उसमें मुझे एक बात और सीखने मिलती है, क्या, कंटिन्यूटी। मैंने क्या बताया कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए उस फंक्शन पर, उस पॉइंट के लिए। अगर पॉइंट वाइज आप निकाल रहे हैं तो कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट के लिए स्पेशल। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया
कि जो मेरी लिमिट एग्जिस्ट हुई है और जो मेरा फंक्शन है वो फंक्शन में वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, वो पॉइंट एग्जिस्ट होना चाहिए, और दोनों को अगर इक्वल कर देते हैं, अगर वो दोनों इक्वल होता है तो मैं बोलता हूँ कंटिन्यूटी है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इस बात से हमें एक बात और सीखने को मिलती है कि कंटिन्यूटी एट ए रीजन क्या होता है। अगर रीजन की बात करें तो रीजन मतलब रीजन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और जितने पॉइंट्स थे अगर उन सभी पर मेरा कंटिन्यूटी हो गया, उन सभी पर मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, मैं बोलूँगा कि ये हमारा एक रीजन के थ्रू क्या है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो इतनी कहानी आज चली है, कल चलेगी, बात करेंगे कल हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पर और एनालिटिक फंक्शन का मेन लेक्चर पर। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी और बातें क्लियर हो जाएंगी, और फिर 2 4 10 15 क्वेश्चन कल देखेंगे हम लोग, उसी में हम लोग फिर सीखेंगे कि मिलिंस मेथड क्या होता है, वो सीख लेंगे। अरे बहुत सारी बातें हैं यार, है ना। तो कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी बाकी हैं अभी, तो उनको सीखेंगे। ऑर्थोगोनल प्रोपर्टी क्या होती है अदरवाइज। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अच्छा लगा हो यार तो, है ना, दोस्तों को भी शेयर कर दें, है ना। तो आने वाली सभी वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप भी अच्छे से ज्वाइन कर पाए। लाइव ना आने का बस एक ही रीजन है यार कि नेटवर्क इशू हो जाता है, तो इसका भाई तुरंत वीडियो देखने के लिए बेल आइकन क्लिक कर ही लें आप, है ना, ताकि लाइव आने के बराबर ही वो सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो कोई डाउट आता है तो हमके डाउट क्लियर करने के लिए हम आपके लिए एक ग्रुप बना चुके हैं, जो कि मेरा किसमें है, वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और टेलीग्राम में हम उससे ज्वाइन हो जाएं, और टेलीग्राम में ज्वाइन होते ही देखो, टेलीग्राम में जब ज्वाइन होंगे आप तो वहाँ पे हम लोग बने हुए हैं, हम लोग क्या भी बहुत लोग यार ज्वाइन हो गए, आप सभी लोग ज्वाइन हो गए, तो ये दूसरे की हेल्प करो, जरूरी नहीं मैं हेल्प करूँ, मैंने पहले बोला है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपकी पूरी मतलब कि डाउट क्लियर करने की, लेकिन अगर आप मैं लेट भी पहुंचता हूं तो वहां पे जितने लोग हैं ना वो आपस में एक दूसरे को डाउट क्लियर करो, ठीक ना, इतना तो यार करो एक दूसरे के लिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।